हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। यानी एक पार्ट मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। ये एक पेपर का कुछ पार्ट है। इसको तो मैं सोचता हूँ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार, साथ ही साथ काफ़ी जगहों पे जब भी आप मान लीजिए एमएससी एंट्रेंस देते हैं, जैम देते हैं, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इसको होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है उसको ही पढ़ते हैं। इस पे हम लोगों ने 2 वीडियोस कर लिया, ये तीसरा वीडियो है, जिसमें पहले वीडियोस में हमने थोड़ा सा बेसिक की बात की थी और दूसरे वीडियोस में हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग जो सेकंड वीडियो का लास्ट टॉपिक है उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, या यहीं से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। वो कैसे निकाला था? F QV करके, ठीक है। फिर हम लोगों ने B का यूनिट बताया था। B का यूनिट होता है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसे बाद में मैंने बोला था कि टेस्ला भी कहा जाता है, या इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। एक छोटी यूनिट और भी है, याद रखिएगा। SI यूनिट टेस्ला है, छोटी यूनिट है गॉस, CGS यूनिट होती है। तो CGS यूनिट इसकी होती है गॉस। तो एक गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये अलग अलग यूनिट्स हैं, इसको आप कॉपी में लिखे रहिएगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं केसेस पे थोड़ा इसके। अब आप देखिए केस 1, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जिधर हो आपकी चार्ज उधर ही एंटर करे। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड है और चार्ज भी उसी की तरफ मोशन करे, तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? साइन 0 अगर आप देखिए तो क्या हो जाने वाला? 0। इस वजह से फोर्स भी क्या हो जाने वाला? 0। अगर हम केस 2 की बात करें, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 लेने का क्या मतलब है कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और चार्ज कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ऐसे केस में साइन 90 आपको कितना देगा? 1 देगा। तब आपकी फोर्स मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? QVB के इक्वल होगी। तो केसेस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और चाहे तो और भी एंगल्स पे देख सकते हैं। आप बीएससी सेकेंड ईयर में है, इतना आप कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, यानी यहां पे आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो कि हमारी जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोग अपने फिंगर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। फिंगर्स को किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। और थंब को चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, मोशन ऑफ द चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। तब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फिंगर्स यानी ये राइट हैंड का जो फिंगर्स होगा, ये आप देखिए, ये फिंगर्स जो है ना, इसको हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। और थंब को किधर रखेंगे? जिधर चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इधर की तरफ। तो अगर मैंने ये क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा और चार्ज हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है, तो हमने थंब को ऊपर की तरफ प्रेस किया, ऊपर की तरफ रखा। तब ऐसे केस में अगर आप पाम के परपेंडिकुलर या पाम को आप पीछे से पुश करिए, तो जो डायरेक्शन आपको मिलेगा वो क्या शो करेगा? आपकी फोर्स को शो करेगा जो चार्ज पर लगेगा। देन मोशन ऑफ द पाम क्या इंडिकेट करेगा? फोर्स का डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं और बात करेंगे कि अगर हमने किसी चार्ज को क्या किया, मूव कराया, तो उस पर फोर्स लगा। तो अब अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तब उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो लिखेंगे फोर्स, हेडिंग हमारा नेक्स्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर को अगर हम क्या करें,
रख दें मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो कितना आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, या फोर्स कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर लिए, ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमने क्या किया, एक कंडक्टर इस तरीके से रख दिया जिसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब चूंकि इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस होंगे, चार्ज होगा, जो भी होगा। अब ये मूव करना चालू करेगा, क्योंकि जैसे आपने पोटेंशियल से कनेक्ट किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा आपका चार्ज अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। तो हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात करें या चार्ज ये कि इसकी मोशन की बात करें, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट थी और एक चार्ज मूव करने लगा, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगेगा। एक चार्ज पे हम लोग निकालेंगे, फिर इसी तरीके से हम लोग सपोज करेंगे कि इसके हर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स या n चार्जेस अवेलेबल हैं, तो उस यूनिट वॉल्यूम पर कितना फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे। उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशियल पार्ट निकाल लेंगे तो इंटीग्रेट करके टोटल पार्ट निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट n बी द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब चूंकि चार्ज हमारा मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस ऑफ बी। वी सपोज किया गया है इसकी वेलोसिटी भाई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन था, हम क्या कह रहे हैं कि यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज हैं उस पर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स FM DFM कर लेते हैं। ये क्या होगा, N, ये तो फॉर्मूला था सिर्फ, याद रखिएगा। ये आपका Q V क्रॉस ऑफ B, या कैपिटल N ले लीजिए क्योंकि कैपिटल N लिया गया है। तो ये आपके N चार्ज पे फोर्स लगने वाला फोर्स है। तो पूरे उस यूनिट वॉल्यूम पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे V लिखा दीजिएगा, ये फोर्स है, ये यूनिट वॉल्यूम पर फोर्स, ये चार्ज पर फोर्स, ये वॉल्यूम पर फोर्स, याद रखिएगा पूरे यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, dV रख दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर फोर्स लगेगा हमारे कंडक्टर पर। अब चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू NQV, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस NQV को J से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, DFM B इज इक्वल टू, इसकी जगह J लिख देंगे तो ये हो जाएगा J क्रॉस ऑफ B dV, इसे इक्वेशन दीजिए 3। आप बस चीज़ों को समझिए, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करिए और नोट्स भी बनाइए। बस यहाँ पर आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो ये क्या है, ये किसी यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स है। हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज ये किया है कि J हमारा करंट डेंसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। सो नेट फोर्स यानी पूरे वायर पे कितना, पूरे कंडक्टर पर नेट फोर्स क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे FM कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 3, J क्रॉस B dV आ जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसे इक्वेशन आप 4 दे दीजिए। तो ये नेट फोर्स हो गया बच्चे, किस पर, हमारे जो कंडक्टर हम लोगों ने अभी बनाया था उस पर लगने वाला ये नेट फोर्स हो गया। तो कह सकते हैं सर हम यहाँ पे छोड़ दें, हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें और इसको अच्छा बना लें, मॉडिफाई कर लें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। उसके लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका, dV का। तो dV देखिए क्या है, dV आपका वॉल्यूम एलिमेंट है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जिसको आप क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो आप एक dl ले लीजिए और एक dV ले लीजिए।
तो सॉरी ds, और ds आपके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ds n कैप मान लीजिए, तो इसको आप dv लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, f इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन आपका j क्रॉस b एज इट इज रहेगा, dv को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dl ds n कैप ds लिखिए। एक चीज और मॉडिफाई करेंगे, वो क्या, अब ये देखिए लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में हो गया, तो इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लाइन और सरफेस में। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन और सरफेस में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चे हम करेंगे क्या, जरा ध्यान दीजिए कि J की बात करें तो J मान लीजिए अगर ये है तो J आपकी करंट डेंसिटी इस तरीके से होगी, और dl भी आपकी लेंथ एलिमेंट है, वेक्टर लेंथ एलिमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो इनकी प्लेसेस हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कर देते हैं। तो इसको आप यहाँ लिखिएगा कि आपको हालांकि नोट्स में दिखेगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अपने से नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं कि dl और j का डायरेक्शन सेम होगा, इस वजह से हम इनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। j एंड dl हैव द सेम डायरेक्शंस, सो वी कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो हम लोग करेंगे वही काम। अब हम लोग यहाँ पे dl ले रहे हैं, तो dl क्रॉस ऑफ b, और इस यहाँ पे j ले रहे हैं, j n कैप ds। ये आपका f अभी भी चल रहा है, fm वैसे ही। ओके, ये देखिए आपका जाना पहचाना इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है ना। ये आपकी फ्लक्स होगी जब हम इसको s को इंटीग्रेशन को यहाँ पहुँचा देंगे। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को अगली लाइन में यहाँ पहुँचा दें तो आप इसे टोटल करंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप पहले वीडियो में देखेंगे तो मैंने कराया हुआ है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल करंट हो जाएगी, और आपको जो ये फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, I dl क्रॉस ऑफ b। तो चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि जो वायर है वो क्लोज लूप बना रहा है या क्लोज पूरा कंडक्टर है, तो फॉर क्लोज लूप क्या होने वाला है, f इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रेशन I ब्रैकेट में dl क्रॉस ऑफ b। आपने इंटर में यही पढ़ा होगा। ठीक है, आई थिंक इंटर में आपने आइडियल साइन थीटा पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए हमारी क्या हो जाए, आई कांस्टेंट हो जाए, बी कांस्टेंट हो जाए, तो इंटीग्रेशन में डीएल अगर आप करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आई एल बी साइन थीटा करके आपके पास फॉर्मूला आया था। तो आप इसे एक यूनिट वेक्टर लगा के आप ये कर सकते हैं, पॉइंट बना के, यही फॉर्मूला आपका इसमें कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, ये रहा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। वायर पे फोर्स तो लगेगा लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो ध्यान से देखिए, हम इसके लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, बीच वाली उंगली और आगे वाली उंगली और ये अंगूठा कुछ 90 डिग्री पे सेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिडिल फर्स्ट फिंगर को, यानी ये बी के डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बीच वाली अंगुली यानी मिडिल वन को किधर के रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में। तब जो अंगूठा होगा, योर थंब विल एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then thumb will show the will express the direction of the force। इस बात का याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालने को बोलेगा, तो आप यूज टू रहें। चलिए, ये तो रही बात आपके
फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर की। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ दो साइंटिस्ट थे, एक बायोट थे दूसरा सावर्ट थे। इनका नाम जीन बैप्टिस्ट बायोट था, सावर्ट का नाम फेलिक्स सावर्ट था। इन दोनों ने मिलके लॉ डेवलप किया। और लॉ किस तरीके से डेवलप किया, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। याद रखिएगा बायोट सावर्ट लॉ क्या है कि किसी वायर या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट फ्लो करेगा ही, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर। तो आप चाहे तो उनके नाम लिख लें, लेकिन नाम लिखने से क्या पता, बस बायोट सावर्ट दो लोग थे, याद रखिएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम है, ठीक है। तो बायोट एंड सावर्ट has given the law which gives the magnetic field at any point due to the current carrying कंडक्टर, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसे बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर पे उन्होंने क्या किया, एक डीएल लेंथ का पैच लिया जिसको उन्होंने ओरिजिन पे सपोज किया। अभी फिलहाल हम लोग ओरिजिन पे लेंगे और जब जरूरत होगा तो अदर देन ओरिजिन पे लेंगे। उसके बाद किसी पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की, ठीक है। और ये एंगल सपोज किया कि ये एंगल थीटा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होगा। तो एक्सपेरिमेंटली बायोट और सावर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि करंट कितना हो रहा है, यानी डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा से वेक्टर फॉर्म में लिखिए। दूसरा आप ये देखिए कि जो वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ, यानी जो आप लेंथ सपोज करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा लाइन ज्वाइनिंग बाय पॉइंट्स, अगर आप देखें तो वो कितना एंगल बना रहा है उसका साइन, दैट मीन्स डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फिर उसके बाद इन डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्स स्क्वायर। तो डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इतनी बातों पर बायोट सावर्ट लॉ डिपेंड करता है। तो अगर इनको हम एक साथ लिखें तो हमें क्या मिलेगा, dB is proportional to IDL sin theta अपॉन मॉड ऑफ r²। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट लगाया जाता है वो होता है μ0/4π। तो इस तरीके से ये आया फॉर्मूला। μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये क्या है, आपकी μ0 की वैल्यू है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0 की क्या, μ0/4π की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, ये μ0 क्या है, μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी, यानी मीडियम का जो इफेक्ट होगा, मीडियम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या आएगा, चेंज आएगा, उसको परमिएबिलिटी बोला जाता है। और μ0 अगर लिखा है तो μ0 फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी होती है। और इसकी जरूरत थी भी हम लोग को। चलिए इसको और फॉर्म्स में देखते हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर हम क्या करें,
डीएल साइन थीटा में अगर हम यहाँ पे, चलिए थोड़ा इस फॉर्मूले पे बात करते हैं, थोड़ा इसके अलग अलग फॉर्म देखते हैं। तो ये ध्यान से रखिएगा, ये मॉड ऑफ डीएल है। अब हम इसको अगर देखें, डीएल को अगर हम यूनिट आर कैप से मॉड करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ डीएल इंटू आर कैप साइन थीटा। डीएल आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप आपको 1 देने वाला है, तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन है डीएल साइन थीटा, उसकी जगह हम इक्वेशन में डीएल साइन थीटा है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएल आर क्रॉस डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो यही आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डीएल यूनिट वेक्टर्स अपॉन आर स्क्वायर। तो एक फॉर्म आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम आर कैप को लिख सकते हैं कि वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अगर इसको यूज करेंगे तो यहां पे आर कैप की जगह आर वेक्टर आर आ जाएगा और नीचे आर क्यूब हो जाएगा। तो यही डीबी आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में डीएल क्रॉस आर नीचे आर क्यूब। क्लोज लूप के लिए क्या करना होगा, क्लोज, पहले तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो किसी डीएल पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम क्या करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर आर क्यूब। चलिए, आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप मेरे से संपर्क करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% दूंगा। अगर यही क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे इंटीग्रेशन लगाना होगा। पहले में भी लगाना होगा, क्लोज लूप के लिए भी लगाना, मैंने मिस कर दिया था। तो अगर क्लोज लूप नहीं था तब भी आपको यहां पे इंटीग्रेशन लगाना था, और क्लोज लूप है तब भी आपको इंटीग्रेशन लगाना है। तो ये बात हो गई आपकी बायो सावर्ट की, जब हमारा जो एलिमेंट था वो कहां पर था, ओरिजिन पर था। अब आप यहां पे एक चीज देखिए, करंट का जो यहां प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज है वो यहां पर आपका करंट है। लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। तो आंसर है कि करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है। और करंट एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, आइडियल। तो ये आपका करंट एलिमेंट है, क्या है, करंट एलिमेंट, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि आप देख सकते हैं आई स्केलर, ये वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई आपको वेक्टर मिलेगा, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। बात करते हैं जब हमारा करंट एलिमेंट, व्हेन करंट एलिमेंट इज अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन, यानी हमारा जो अब करंट एलिमेंट है वो कहीं यहां पे है, जिसकी आप लोकेशन सपोज कर लीजिए R2 है या R1 है। R2 पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एंगल ये थीटा बनाया इसने। तो इनके बीच का दूरी कितना होगा, R2 माइनस R1 होगा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट 4 पाई आई करंट है इसमें, मान लीजिए डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर आर कैप और आर स्क्वायर, जिसकी दूरी मान लीजिए आर, ये R1, ठीक है। तो इसको dB को यहां पे ऐसे लिखा जाता है, dB एट R2, ठीक है। अब आपकी आर कैप यहां पे कितनी होगी, आर कैप होगी इनके बीच का ये जो वेक्टर है R2 माइनस R1, है ना, और ये वेक्टर फॉर्म में होगा, और नीचे इसी का मॉड R2 माइनस R1, जिसे हम लोग यहां पे सपोज कर रहे हैं R। तो अगर आप इसमें इसको रखेंगे तो dB एट R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल ब्रैकेट में आप लिख लीजिए R2 माइनस R1, और नीचे आपका
R2 माइनस R1 का होल क्यूब कर सकते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। अब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना होगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। तो यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए डीबी की वैल्यू इसको यहां पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, या चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया, आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये डीबी की वैल्यू इसमें रखना है, सिंपल। और अगर यही क्लोज लूप होता तो, अगर यही आप मान लीजिए क्लोज लूप होता तो यहां पे हम लोग, तो आप लिखेंगे पहले फॉर क्लोज लूप, आपको यहां एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आपका बायो-सावर्ट लॉ हो गया। अब हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराएंगे, उसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगा किसी पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा। फिर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का भी एप्लीकेशन देखेंगे स्ट्रेट वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से और किसी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिले। और बच्चों आप शेयर करिए, आपका शेयर बहुत जल्द ही मेरे लिए काम करेगा, यानी आपका शेयर मेरे कहने से ज़्यादा काम करेगा लोगों को, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो लोग मानेंगे कि अपने बारे में लोग बता रहे हैं, अच्छा ही बताएंगे, लेकिन अगर आप बताते हैं तो उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और चैनल का प्रभाव अच्छा बढ़ता है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।